आप ना सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, ना कंपनी के खिलाफ बोल सकते हैं, ना किसी अब धर्मगुरु के खिलाफ बोल सकते हैं। तो क्या बोले, मुंह आ करें, आए बाएं करें, क्या बोले? जब किसी के खिलाफ बोल ही नहीं सकते तो क्या करें भाई? कोई बोलने का कोई दिवस तय कर दो। इतनी जयंतियां मन रही हैं, एक बोलना जयंती हो जाए। यहाँ हिंदुस्तान में बोलती जयंती मनाई जा रही है। इस जयंती के उपलक्ष्य में सबने सब एक दूसरे के खिलाफ बोला है। कल से कोई नहीं बोलेगा। बोलने के लिए जगह जगह से लोग जमा हो रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं बसों में भर के कि वहां चल के बोलेंगे। आप यही तय कर दो, एक दिन तो बोले कम से कम। तो ये आप बोलने के स्पेस से आप पीछे मत हटिए। आपको डराया जा रहा है लगातार। क्या आपको विधानसभा में यकीन नहीं रहा? क्या आपको संसद में यकीन नहीं रहा? मैं नहीं मानता। अगर यकीन नहीं होता तो आप में से 70% या 80% लोग वोट देने नहीं जाते। मगर जा रहे हैं, लौट के आ रहे हैं, तो अपना सब कुछ आप विलय उस नेता में कर दे रहे हैं। भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन भरोसे की बुनियाद तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, भावनाओं पर नहीं। इसलिए अपने आप को ज्यादा सूचित कीजिए, इन्फॉर्म कीजिए, वरना आईटी सेल के जो गुंडे हैं वो आपको खा जाएंगे। हाँ, उनका कार्टेल है, खा ही जाते हैं आजकल। इसलिए लोग को एक खतरा है। चलते चलते एक बात कहना चाहता हूं। अमेरिका से एक सर्वे आया है 2464 लोगों का। दो 2464 लोगों का। मैं तो खुश हूं कि 28,000 नहीं है। जब इतना ही कर लिया, 10-20 और जोड़ के 2500 कर लेते। पर उनको कोई लगा होगा, शायद ज्योतिष ने कहा होगा कि 2464 रख लो तो इसमें काल गणना सही रहेगी। वहां तक ठीक है इनकी बात कि 80% इन 2464 में, जिसमें 10 में से 9 भारतीय बताया गया, प्रधानमंत्री को लोकप्रिय मानते हैं। वहां तक ठीक है, किसी भी सर्वे में वो आते ही हैं लोकप्रिय है। पर जो बाकी सवालों के जवाब दे रहे हैं वो बहुत चिंता की बात है। वैसे तो मैं उस 10वें को लेकर भी चिंतित था कि भाई जब 9 उस तरफ चल गए तो तुम अकेला क्यों इस तरफ खड़े? फिर मुझे लगा कि ये जो एक आदमी है ये असली लोकतांत्रिक है। ये एक तरफ अकेला खड़ा होकर हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर एहसान कर रहा है। वरना वो अकेला तो डर के मारे देखे कि 9 आदमी उधर चले गए हैं, भाई क्रॉस करो, उधर 10 में 10 बन जाओ। हाँ? पर वो अकेला बना रहता है। ये कमाल का आदमी है। जो भी है उसका सलाम मैं यहां से भेजता हूं कि उसने लोकतंत्र की मान रखी। एक नेता को 90% लोकप्रिय भी होने दिया, लेकिन एक जगह खड़ा होकर, एक विरोधी भी है उस नेता का, यह भी होने दिया। यह बहुत अच्छी बात थी। लेकिन आगे की जो बात है, उन जो 2464 लोगों की, वो अपने ही सर्वे की इस अच्छी बात को खारिज करते हैं। जो लोग इस सर्वे को ट्वीट कर रहे थे या इसका जश्न मना रहे थे, मुझे लगा थोड़ा पढ़ भी लेते। इनमें से 50 से 55% लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि सैनिक शासन होना चाहिए। 10 में से 9 मानते हैं कि लोकतंत्र की प्रक्रिया से चुनकर आए एक व्यक्ति में अपना विश्वास व्यक्त करते हैं, और वो व्यक्ति अपने पूरे राजनीतिक जीवन में लोकतांत्रिक आकांक्षाओं का ही प्रतीक है, तभी वो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है। पर उन 9 लोगों में से 5 लोग फिर सैनिक शासन में क्यों यकीन रखते हैं? क्या उन्हें पूरा विश्वास नहीं जिसे वो लोकप्रिय बता रहे हैं? वो क्यों रखते हैं? आप सोचिए, अगर इनसे ये सवाल पूछा जाता, एक ही सवाल पूछा गया होगा, क्या आप मिलिट्री रूल को बेहतर मानते हैं, तो कह दिया होगा कि हाँ। लेकिन दूसरा सवाल अगर मैं पूछता, क्या आप चाहते हैं कि मिलिट्री रूल में कोई रात में 2 बजे आए और आपको, आपके बाप को उठाकर थाने में 10 साल के लिए बंद कर देना, वकील न दलील न मुकदमा न तारीख, मिलिट्री रूल का समर्थन करेंगे? करता वो? नहीं करता। ये सवाल पता है क्यों पूछा जा रहा है? इसका कारण बताता हूं, थोड़ा इंतजार कीजिए। सैनिक शासन को पसंद करने वाले लोगों से सर्वे वाले ने नेता का नाम नहीं पूछा। कोई जो मिलिट्री रूल करेगा वो कौन होगा? वरना ये ऐसे लोग हैं जो कह देते कि जनरल वीके सिंह को बनाऊंगा मैं अपना नेता। जो राज्य मंत्री है, सैनिक है, मिलिट्री रूल में तो मिलिट्री वाला सेनाध्यक्ष ही बनेगा ना, और कौन बनेगा? मैंने मिलिट्री रूल में ऐसा थोड़ी होता कि कैप्टन बन गया, तो कैप्टन भी पहले सेनाध्यक्ष का तख्ता पलटेगा तब जाके वो मिलिट्री रूल कायम करेगा। लेकिन जब तक सेनाध्यक्ष है और मिलिट्री रूल है तो सेनाध्यक्ष ही बनेगा ना फिर।
तो कितनी गड़बड़ियां हैं लोकतंत्र को लेकर, नेता को लेकर। सोचने में हम इतने कंफ्यूज क्यों हैं? इसलिए हैं कि लोकतंत्र को लेकर जो अभ्यास मैच होते थे हमारी संस्थाओं के दैनिक अभ्यास मंच, पत्रकार से, लेख से, ये आज नहीं, ये अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इस सरकार के दौर हुआ तो गलती कर रहे हैं, फिर समय को ठीक से नहीं समझ रहे हैं। ये 25-30 सालों से लगातार होता चला आ रहा है, जिसमें संस्थाओं को लगातार कुचला जा रहा है। आज शायद आपको इसलिए लग रहा है कि कुछ लोग या ऐसे लोगों का प्रतिशत थोड़ा ज्यादा दिख रहा है जो इसके प्रति सचेत है। इस सर्वे में 55% ने कहा उन्हें स्ट्रांग नेता चाहिए। क्या करना है स्ट्रांग नेता का? क्या संविधान में बनाए गए कानून, दिए गए अधिकार किसी नेता, क्या मुख्यमंत्री को इतने अपर्याप्त हैं कि वहां पहलवान चाहिए? क्या कैबिनेट सेक्रेटरी से कुश्ती करने की जरूरत पड़ती है? कैबिनेट की मीटिंग में मारना उड़ना पड़ता है? किस लिए चाहिए स्ट्रांग नेता? स्ट्रांग विल को रिप्रेजेंट करने वाला नेता चाहिए, ये होना चाहिए। पर ठीक है, क्योंकि एक सवाल है और इस सवाल को लेकर कोई भी, अभी आप आलोचना कर रहे हैं, आपसे भी पूछा जाए तो आप भी कहेंगे कि हाँ स्ट्रांग नेता चाहिए, देश को चलाने वाला मजबूत नेता चाहिए। लेकिन ये लोग कंफ्यूज हैं कि सैन्य तंत्र वाला नेता चाहिए कि लोकतंत्र वाला नेता चाहिए, ये चल रहा है। एक मिथक जो है वो खड़ा किया जा रहा है कि मजबूत नेता का एक मिथक है और उसके पैरेलल सैनिक शासन का चल रहा है। क्योंकि अभी तक लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं वो अपने बेहतर रूप में जनता की आकांक्षाओं को पूरी करने में असफल रही हैं। और आप देखेंगे कि इनके जरिए जो सत्ता और संसाधन पर नियंत्रण रहा है, भारत ही नहीं दुनिया के किसी भी देश में और दुनिया भर में 1 या 2% लोगों के पास ही बाकी 90-95% आबादी की संपत्ति के बराबर की संपत्ति वहां जमा हुई है। ये वो खुद ही बता रहे हैं, ये किसी कम्युनिस्ट देश से नहीं आ रहा है, सीपीएम के दफ्तर का सर्वे नहीं है। ये खुद ही वो लोग अपना सर्वे करते हैं, अर्थशास्त्री जो पूंजीवादी व्यवस्था में यकीन करते हैं कि 1 ही 2 ऑक्सफैम की रिपोर्ट है कि 1 ही 2% लोगों के पास है। तो अब डर है नेताओं को कि ये जो 90% जनता है जिसके पास खाने के लिए नहीं है, अभी तो इसके कुछ प्रतिशत फांसी पर लटक रहे हैं, लेकिन जब ये अपनी आत्महत्याओं से थक जाएंगे तो एक दिन बगावत कर देंगे। मरने की भी एक सीमा होती है, मारने की भी एक सीमा होती है, वरना मारने वाले तो इस देश दुनिया के इतिहास में कितने हुए, पलट के देखिए, फिर भी इंसान खत्म नहीं हुए, वही खत्म होंगे, वही खत्म होके चले गए। तो उन्हें ये डर है, तो उस डर में आज जो भी पावर पर बैठता है ये डर उसको सताता है। आप में से भी कोई इस पावर पर बैठेगा तो आपको भी ये डर सताएगा। उनका डर वाजिब है, क्योंकि उनके पास ना तो कोई ऐसा फार्मूला बचा है प्रोपेगेंडा और इवेंट के अलावा, ये आखिरी फार्मूला है नेताओं के पास। तो ये वो ड्रामा कर रहे हैं कि इसी बहाने सैनिक शासन को प्रतिष्ठित कर रहे हैं इन सवालों के जरिए, क्योंकि वो सबसे आसान तरीका है लोक आकांक्षाओं को कुचलने का। जब आप लोग जनता के रूप में जनता नहीं रहेंगे तो एक मामूली सा बंदूकधारी आपके दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा, आप कम से कम 10-20 साल तो बोलना छोड़ ही देंगे, आपकी जुबान खत्म हो जाएगी, भाषा खत्म हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये फॉर्मूला मजबूत बनाया जा रहा है, जबकि ये दोनों ही फॉर्मूला, स्ट्रॉन्ग लीडर का और मिलिट्री लीडर का फॉर्मूला इतिहास का पिटा हुआ फॉर्मूला है। ये आप हिस्ट्री नहीं भी पढ़ेंगे तो ही समझ में आ जाएगा, हिस्ट्री पढ़ लेंगे तो और ठीक से समझ में आ जाएगा, और पोस्टर भी फाड़ देंगे तो भी समझ में आ जाएगा कि ये क्या फॉर्मूला है। तो हम क्या कहेंगे? गांधी, मंडेला, लिंकन, मार्टिन लूथर किंग, विनोबा भावे, इन सबको क्या कहेंगे आप? मजबूत नेता नहीं कहेंगे। वो दुबला पतला सिर्फ धोती पहनने वाला जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ता चला गया, वो क्या था? कमजोर नेता था या मजबूत नेता था? मजबूत नेता था ना। जरूरी नहीं कि मजबूत नेता हमेशा अच्छे कपड़ों में दिखता हो, पूरे कपड़े में दिखता। कोई नंगा फकीर भी मजबूत नेता हो सकता है। इस पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक नंगा फकीर भी मजबूत नेता हो सकता है जो अपने इरादे पे सिर्फ लाठी लेकर चल दिया, 30 साल तक सेलुलर जेल के खौफ को आपके भीतर से खत्म कर दिया और आपके सामने और ब्रिटिश हुकूमत के सामने सबको खड़ा कर दिया। ये उसका ही हौसला था कि उस धारा से कोई भगत सिंह भी निकला, कोई चंद्रशेखर आजाद भी निकला, कोई बोस भी निकला। इसलिए स्ट्रॉन्ग लीडर हमेशा रंगीन बंडियों में नहीं आता है। एक हफ्ता आप गॉड को लेकर झगड़ते हैं, अगले हफ्ते गुडसे का मंदिर बना देते हैं। 1940 से 45 के युद्ध के दौरान, और ये इतिहास का उदाहरण,
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल बहुत लोकप्रिय थे उस वक्त, जब विश्व युद्ध का दौरान था, और बड़े उनके कोट वोट चलते थे, आज भी छप जाते हैं इधर उधर की। चर्चिल ने ये कहा था, वो कहा था। चर्चिल की बातों पे लोग आंख बंद कर यकीन करते थे। तो लगा कि चर्चिल उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, और वो जो कहते हैं वो दूर तक जाती है, लोग उसे सुनते हैं और मानते हैं। विश्व युद्ध के बाद जब चुनाव हुआ तो चर्चिल हार गया। तो मजबूत नेता हारता भी है, ऐसा नहीं। एटली ने उस चर्चिल को हरा दिया। तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप इस लोकतंत्र में अपने लोक होने के बोध को कमजोर करेंगे, आप भारत की आजादी की लड़ाई के साथ धोखा करेंगे। अनगिनत लोगों ने अपने लोक होने के अधिकार को हासिल किया, लड़ा। हम स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देते हैं। क्या हमें पता है कि वो स्वतंत्रता सेनानी जब इस देश को आजाद करने के लिए वर्षों जेल में रहे, जिनका हम नाम भी नहीं जानते, उनके पीछे उनके बच्चे, पीढ़ियों तक के बच्चे बर्बाद हो गए। उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति उसी पेंशन पर रही और वो लगातार कमजोर होते चले गए। तो उन्होंने इतना बड़ा, कई पीढ़ियों का, अपने परिवार की कई पीढ़ियों की जिंदगी दांव पर लगाकर, भविष्य दांव पर लगाकर देश के लिए लोक होने का बोध हासिल किया। आप उस देश के लिए, उनके लिए कम से कम स्वतंत्रता सेनानियों की इज्जत के लिए रखने के लिए अपने लोकपन को, अपनी जनता होने के अधिकार को कमजोर मत कीजिएगा। इसलिए ये मजबूत नेता जो है वो टाइम पास का फॉर्मूला है। नेता वही होता है जो सबको साथ लेकर चले, ना कि सारे लोग उसके पीछे पीछे चले। इसलिए आप गांधी के आसपास बहुत सारे नेताओं को देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद को भी देखते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर को भी देखते हैं, नेहरू को भी देखते हैं, और सरदार पटेल को भी देखते हैं, और वैसे बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं। उसी से लोकतंत्र में लोक हावी रहता है, वरना एक नेता हावी होगा तो सिर्फ तंत्र ही तंत्र रह जाएगा, झूठ का मंत्र रह जाएगा। इसलिए आप लोक का निर्माण कीजिए, फिर से जनता होने का अधिकार हासिल कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। आपने बहुत प्यार दिया।